नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हाँ, एक ऐसा शो जहां पर हम एक खास मुद्दे के साथ आपके सामने आते हैं और उसके हर पहलू को आपके सामने रखते हैं। आज ऐसे ही एक मुद्दे की बात जो काफी चर्चा में है। दोस्ताना जब सिर्फ फायदे के लिए होता है तो टिकता नहीं, याराने में दरार पड़ जाती है। ट्रंप और मस्क का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में झूमने वाले मस्क से अब ट्रंप को रश्क हो गया है। ट्रंप प्रशासन के डॉज से एग्जिट के बाद दोनों में जुबानी जंग तेज हो चली है। एक्स फ्रेंड और अब जानी दुश्मन की तरह एक दूसरे को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। इससे अमेरिका को कितना नुकसान होगा, भारत के लिए भी हम इसके संदर्भ को समझेंगे। क्या हमारे लिए मौका है या चिंताएं हैं, इसी पर आज स्वदेश विशेष में खास चर्चा करेंगे। दूसरे का साथ रहे ट्रंप और मस्क अब दुश्मन बन गए हैं। जी हाँ, एक दूसरे का साथ निभाते रहे, अब दोनों दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। और एक टेक्नोलॉजी टाइकून तो दूसरा अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति, और अब दोनों आमने सामने। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की तकरार अब जुबानी जंग से आगे निकल चुकी है। टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई, सोशल मीडिया पर तीखे कमेंट्स और अब धमकी और महाभियोग तक की बातें। मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल को खतरनाक बताया है, तो ट्रंप ने मस्क की कंपनियों से सरकारी करार खत्म करने की धमकी दे डाली है। स्पेस एक्स से लेकर टेस्ला तक सरकारी सौदों पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ पर्सनल ईगो की लड़ाई है या अमेरिका की राजनीति और बिजनेस पॉलिसी पर इसका गहरा असर पड़ेगा, और क्या दुनिया भी इसकी तपिश को झेलेगी। क्या मस्क की बगावत ट्रंप के राजनीतिक भविष्य को झटका दे सकती है? सवाल यह भी है, क्या ट्रंप की धमकी मस्क की कारोबारी सल्तनत के लिए खतरे की घंटी है? पहलू यह भी है, दो बड़ी हस्तियों की टकराहट से दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में बेचैनी का दुनिया भर में क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए चिंताएं या मौका? आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। मगर हमारे सहयोगी शिंजॉय की एक रिपोर्ट जो उन्होंने आज हम तक पहुंचाई, वो कुछ वक्त पहले की रिपोर्ट है। आपको पूरा ब्यौरा सुनवाते हैं कि मामला दरअसल है क्या। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ, इलॉन मस्क दूसरे तरफ। आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, यूएस प्रेसिडेंट है, लेकिन टैरिफ के बारे आप बात बहुत कुछ कहे हैं। आज एक कुछ कहे, कल दूसरा कुछ कहेंगे। ऐसे है डोनाल्ड ट्रंप। इलॉन मस्क वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन है, बहुत पैसे है। तो ये जो लड़ाई चल रहा है, ये वर्ल्ड, एक तरफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, एक तरफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैन। लेकिन जो प्रॉब्लम हो रहा है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप का बजट, अमेरिकन बजट बैडली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स क्लियर किया है। 215 से 214 अभी जाएगा यूएस सेनेट में। अब जो सब कोई चिंतित है, देखिए अमेरिका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, लेकिन उनका ट्रंप साहब का बजट जा रहा है सेनेट में। ये बजट क्लियर होगा या नहीं होगा? क्योंकि एज इट इज रिपब्लिकन मेजॉरिटी जो है 53 है 100 में। 3 सेनेटर दूसरा कुछ कहे, 4 सेनेटर अपोज करे, तब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये मानने पड़ेगा, बहुत कोई है रिपब्लिकन में 3-4 सेनेटर है जो ट्रंप को पसंद नहीं करते हैं, और भी कोई सेनेटर है जो ट्रंप जो इलॉन मस्क का सपोर्ट लिए थे इलेक्शन कैंपेन के टाइम में। तो ये रिपब्लिकन सेनेटर यदि अपोज करे यूएस सेनेट में अमेरिका का बजट, तब अमेरिका का तो दिक्कत होगा ही, प्रेसिडेंट ट्रंप का तो दिक्कत होगा ही, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम तो होगा, क्योंकि यूएस इकोनॉमी $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, और ये इकोनॉमी का बजट क्लियर नहीं हो रहा है।
ये भी हो सकता है, और ये होने से इंटरनेशनल रेपरकशन तो होगा ही। तो ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी संजॉय चौधरी की आपने देखी, तमाम बातें उन्होंने बताई कि आखिर इसके रिपरकशन क्या हो सकते हैं। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक और हमारी चर्चाओं की अक्सर शोभा बढ़ाने वाले अशोक सज्जनहार सर जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ जानी मानी इकोनॉमिस्ट और ऑथर जो कि इंडिया इकोनॉमी और दुनिया भर के मैक्रो इकोनॉमिक्स पर खास नज़र रखती हैं, पूजा मेहरा जी भी इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। पूजा, बहुत बहुत वेलकम आपका। और हमारे साथ रौनक पॉल हैं जो कि पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ करीब से काम करते हैं। सरकार के साथ भी नीतियों और बाकी चीज़ों में बड़ी भूमिका रही है इनकी। आपका भी रौनक बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले अशोक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक कहावत है, पुरानी याद आती है कि शेर की सवारी करोगे तो शेर तो एक दिन खाएगा। ट्रंप हालांकि बिजनेसमैन के बड़े दोस्त माने जाते थे। ट्रंप और मस्क की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी और अब उस दोस्ती में जिस तरह के तेवर नजर आ रहे हैं दुश्मनी के, वो भी दुनिया देख रही है। योर फर्स्ट कमेंट सर, कैसे देखा जाए? मतलब ये सिर्फ ईगो की लड़ाई तो नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ईगो की केवल लड़ाई नहीं है। देखिए, जब दोनों इन वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीपल, इनकी जब दोस्ती हुई और ये इतना करीब आए, तो ये तो देखिए कह दिया गया था जो ये अंत में चलकर इनके बीच में जरूरी मनमुटाव होगा, ये ऐसे नहीं चल पाएंगे। और इसीलिए हमने देखा है जो इन दोनों के बीच में घनिष्ठता इतनी बड़ी, आपने देखा होगा सभी ने, जो इलॉन मस्क को वहां पर वो ले गए व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, अपने परिवार को, बच्चों को वहां पर ले गए और किस प्रकार का उन्होंने बर्ताव किया। परंतु इससे ये भी मालूम चलता है दोनों की बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। परंतु इतनी जल्दी उन दोनों में इतना ज्यादा मनमुटाव होगा और इन दोनों में एकदम दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो ये किसी को भी आशा नहीं थी। यहां तक कि व्हाइट हाउस से जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, वो कहते हैं वेडनेसडे इवनिंग तक किसी को नहीं मालूम था और ये थर्सडे में ऐसा हालात हो गए हैं। तो बेसिकली ये कह रहे हैं जो इलॉन मस्क है, उन्होंने उसकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बजट बिल के ऊपर ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि वो आए थे जो हम स्पेंडिंग कम करेंगे $2 ट्रिलियन, उसको कम करके उन्होंने कहा हम $1 ट्रिलियन करेंगे। परंतु अगर ये बजट पास हो जाता है तो इससे मतलब जो यूएस की डेट है वो करीब 34 ट्रिलियन है, वो 34 ट्रिलियन से बढ़कर 2.6 ट्रिलियन और ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये 36 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, जो कि इलॉन मस्क, क्योंकि राइट हैं, रिपब्लिकन हैं, ये सोचते हैं जो इसमें बहुत देश को नुकसान होगा। राष्ट्रपति ट्रंप का ये कहना है कि जो, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी वो जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो भी रिबेट दी जाती थी, जो भी सब्सिडी दी जाती थी, उसको कम किया है, तो इसी की वजह से इलॉन मस्क इतना इससे नाराज हैं। देखिए, बात कुछ भी हो, इसमें दिक्कतें बहुत हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है जो हम सारा उनको जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं स्पेस एक्स के करीब $22 बिलियन का, वो हम खत्म कर देंगे। टेस्ला के आप देखिए जो शेयर प्राइसेस हैं वो कम हो गए हैं, 14% उसमें रिडक्शन हो गया है। यहां तक कि इलॉन मस्क ने तो ये भी कहा है, ये थ्रेटन किया है, जो अपना ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वो नासा को देना बंद कर देंगे। तो मैं समझता हूं जो अगर इसको आगे लेकर जाया जाता है तो दोनों के लिए, इलॉन मस्क के लिए भी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत मुश्किलें होंगी। आखिर में मैं यही कहूंगा, इलॉन मस्क ने कहा है वो $300 मिलियन उन्होंने दिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और उसकी वजह से वो जीते हैं। और वो कहते हैं जो अगली बार जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है उसमें वो कोई पैसा नहीं देंगे रिपब्लिकन्स को। उन्होंने यहां तक कहा है जो सेनेट में जो भी इस बिल के फेवर में वोट करेगा
उसके लिए वो सपोर्ट नहीं करेंगे जब भी इलेक्शन होगा, मिड टर्म इलेक्शन अगले साल नवंबर में होगा। तो ये बहुत मुश्किल हो गई है। आज मतलब फ्राइडे, अमेरिका में फ्राइडे उनकी बात होनी है, इलॉन हम मस्क ट्रम्प की के लिए और डोनाल्ड मुश्किलें, ट्रम्प की। बिल्कुल, और ये ट्रम्प के लिए मुश्किलें हम हर तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जी। यूनिवर्सिटीज ने पहले से ही मोर्चा खोला हुआ है। पूजा, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा और जरा आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा। क्या माना जाए कि राजनीति के एक बड़ी हस्ती, मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, और ख़ास तौर पे ट्रम्प गवर्नमेंट में एक बहुत बड़े बैकबोन, इनके टकराव की तपिश अब पूरी दुनिया झेलेगी? इस तरह की स्थितियां अब आएंगी? जी, बिल्कुल, मुझे लगता है कि वैसे तो ये दोनों बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटीज़ हैं और बहुत से कारण जो मेरे से पहले कह रहे थे, उन्होंने जो बताया, और भी कारण हैं जिसकी वजह से दोनों को शायद ये भी सोचना पड़ेगा कि समझौता करने में ज़्यादा फ़ायदा है या लड़ाई आगे बढ़ाने में ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर लड़ाई आगे बढ़ती है तो पूरी दुनिया को जो है इसको वॉच करना पड़ेगा। पर ये और फैक्टर्स जो हैं जिसकी वजह से वो दोनों इकट्ठे शायद रहें, ये समझना भी ज़रूरी है। स्पेकुलेशन करना ऑल्दो डिफिकल्ट है। वो फैक्टर्स में से ऐसे हैं कि जैसे बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के री-इलेक्शन के लिए एलन मस्क ने $200 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इलेक्ट होते ही बहुत से ऐसे यूएस फेडरल रेगुलेटर्स और एजेंसीज के अंदर की अपॉइंटमेंट्स को फायर किया, जिनके अंदर एलन मस्क की बहुत सी कंपनियों के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। मैं आपको एक दो छोटे छोटे एग्जांपल देती हूँ। सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारे यहाँ सेबी है, उन लोगों के यहाँ एसईसी होता है। वहां पे एक जो है कार्रवाई शुरू हुई थी एलन मस्क की 2022 में, जो उन्होंने ट्विटर के अंदर 5% स्टेक खरीदा था। उनका कहना था कि वो ठीक टाइम पे उन्होंने ये डिस्क्लोजर नहीं किया, जिसकी वजह से उनका एस्टिमेट है उनको $150 मिलियन का फायदा हुआ। तो जो ये देख रहे थे कार्रवाई, ये एसईसी के चेयरपर्सन, उनको जो है ट्रंप ने फायर किया। ऐसे ही जो टेस्ला गाड़ियां हैं, वो एक मोबाइल ऐप से जो ड्राइवर हैं उनको रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये ऐप की एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, एक ऐसे रेगुलेटर जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखता है, क्योंकि कुछ इस ऐप के वजह से टेस्ला गाड़ियों के जो है रोड क्रैशेस हो गए थे। और इस तरह की बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे कि एक उनकी एजेंसी है जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में एम्प्लॉयज को यूनियनाइज करने के जो राइट्स हैं, आपको मालूम है कि यूएस के अंदर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में जो एम्प्लॉयज हैं उनको यूनियन बनाने का राइट है, तो उसको इन्फोर्समेंट को वो देखते हैं। वो एलन मस्क की कुछ कंपनियों के अंदर इन राइट्स इन्फोर्समेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनके हेड को भी फायर किया ट्रंप ने। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके बारे में डेमोक्रेट्स ने जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को चिट्ठी भी लिखी थी और एक हाउस कमेटी उसको देख भी रही है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ये बढ़ सकती हैं। दूसरा जो फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है एलन मस्क के लिए, वो ये है कि उनकी यूएस के बाहर सबसे ज्यादा गाड़ियां जो बनती हैं वो उनकी शंघाई, चाइना के अंदर जो फैक्ट्री है वहां बनती हैं, जहाँ की टेस्ला गाड़ियां बनाने का, ईवी बनाने का कॉस्ट यूएस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। और इवन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूएस, ये चाइना के अंदर ये जो टेस्ला गाड़ियां बनती हैं और जो भी ईवीज बनती हैं उनको यूएस में बेचने के लिए टैरिफ बढ़ाने के लिए बात कर रहे थे, जिस वजह से जो है एलन मस्क ने और भी जोर शोर से डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन में मदद की, इतने सारे पैसे देके। ये ट्रंप जो है चाइना के साथ अपना ट्रंप वॉर जो है, टैरिफ वॉर जो है, उसको सुलझा नहीं पाए हैं अभी तक। वो एक फ्रस्ट्रेशन भी रही होगी एलन मस्क के माइंड में, और वो चाहेंगे कि चाइना के ऊपर इतने ज्यादा टैरिफ नहीं लगे, क्योंकि उससे उनकी ईवी गाड़ियां जो वहां बनती हैं उसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगी। एज इट इज, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के कुछ टाइम पहले टेस्ला गाड़ियों के शेयर प्राइस गिर रहे थे, क्योंकि वो जितनी गाड़ियां टेस्ला की बनती हैं उतनी बिकती नहीं है, उनकी इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ती जा रही थी। तो वो क्योंकि जो चाइनीज कंपनियां हैं उनको बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव हैं, एक एवरेज कॉस्ट ऑफ टेस्ला गाड़ी जो है वो $48,000 के करीब है, whereas जो BYD की सबसे नया मॉडल है वो सिर्फ $10,000 में बिकता है। तो चाइना फैक्टर जो है वो
एलन मस्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना के अंदर एलन मस्क के बिजनेस इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और ट्रम्प जो है चाइना के साथ जो अपना ट्रेड वॉर है उस अभी तक उसको किसी समझौते तक नहीं ला पाए हैं। वाकई तो ये फैक्टर भी एक बिल्कुल, रहेगा ये जो तमाम पहलू हैं जिनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा और बहुत पेचीदा होने वाला है ये पूरा टकराव और इसके जो रिपरकशंस होंगे, जिसको हमारे एक्सपर्ट साफ तौर पर बता रहे हैं कि आखिर दोनों के स्टेक्स, दोनों के इंटरेस्ट, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट किस किस स्तर पे हैं। रौनक का मैं आपके पास आना चाहूँगा, भारत के लिहाज से ज़रा समझना चाहूँगा क्योंकि आप तमाम पॉलिसीज़ और जो योजनाएं हैं उनको बड़े करीब से देखते आए हैं। स्टारलिंक की एंट्री का तो भारत में रास्ता साफ है, बहुत एग्रेसिव अप्रोच नज़र आ रही है। इन सब के बीच में टेस्ला को लेकर भी संभावनाएं हैं। भारत के लिए ये टकराव आपके लिहाज से मौके ला रहा है या थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रखना होगा? नहीं, मैं तो कहूँगा भारत के लिए एक अवसर है एंड वो अवसर कैसे टैप किया जाए इस पे अभी चर्चा करनी जरूरी है कि जब भी देश में या कहीं बाहर क्राइसिस होता है उस क्राइसिस को हम कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें इस पे ध्यान देना जरूरी है। और उससे लेके हमें कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ईवी की बात करें, ईवी डिमांड देश विदेश में बढ़ती ही जाने वाली है और हमारा ऑटो सेक्टर पिछले 30 साल में काफी सशक्त हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा ऑटो सेक्टर ग्लोबल जाके यूएस मार्केट को कैसे टैप किया जाए और उसको अचीव करने के लिए हम हमारे इंडस्ट्री को competitive कैसे बनाएं। और सारा हमारा जो फोकस रहेगा शुड बी इनवर्ड लुकिंग। हमें देखना चाहिए कि हम हमारी इकोनॉमी पे फोकस करें, हम हमारे मैन्युफैक्चरर्स पे फोकस करें और इन मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबली मार्केट्स को टैप करने में मदद करें। उसके लिए हम कंपेटिटिव पॉलिसीज रेगुलेशंस की तरफ देख सकते हैं। हम टैरिफ का भी जो मैम कह रही थी कि चाइना पे जो टैरिफ्स आएंगे उनके वजह से भी हमारे ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। ग्रेट इनसाइट्स और वाकई शायद इस मौके को देखना होगा। लेकिन एक आखिरी सवाल अशोक सर मैं आपके पास लेकर आऊंगा। मैं जानता हूं आपकी कमिटमेंट है, आपको जाना है, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि क्या भारत इस पूरे मसले में, क्योंकि टैरिफ और बाकी जो चैलेंजेस थे उसको बड़े सूझबूझ के साथ भारत ने सुलझाया, उसमें नरमी और जो भी कूटनीति दिखानी थी वो सब अपनाए गए और अब ये एक चैलेंज। तो आपको लगता है कि मस्क से नज़दीकियां या मस्क के साथ कारोबारी स्तर पे एग्रेशन जो है वो ट्रंप को ज़ाहिर रास नहीं आएगा, तो शायद भारत को यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के, जैसे मैंने कहा, फूंक फूंक के कदम रखना होगा? चलना पड़ेगा, परंतु मैं बिल्कुल एग्री करता हूं जो इसमें हमारे लिए अवसर मैं देख सकता हूं इसमें, क्योंकि बेसिकली इससे ये होगा दैट डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़ा डिमिनिश हो जाएंगे। उनका जो पकड़ है वहाँ के सिस्टम पर, अमेरिका के सिस्टम पर, या फिर जो उनमें अग्रेशन है, होपफुली दैट विल बी रिड्यूस्ड अ लिटिल बिट। आई थिंक एज फार एज इलॉन मस्क इज कंसर्न, वो भी बाहर जा रहे हैं। भारत में आने का उनके ये जो स्पेस एक्स उनका जो प्रोग्राम है उसको ला रहे हैं। आई थिंक ही विल ऑल्सो, वो भी चाहेंगे जो भारत का जो मार्केट है उसको वो कैसे अपने उसके उसमें आए और अपना कंट्रीब्यूट करें उसमें। तो आई थिंक दोनों में थोड़ा सा अग्रेशन में, असर्टिवनेस में कमी आएगी और जो कि हमारे लिए, भारत के लिए बेहतर होगा। और जैसा कि अभी बता रहे थे, China+1 की जो पॉलिसी है वो यकीनन भारत के लिए बेहतर सिद्ध हो सकती है। भारत को अपने को तैयार करना चाहिए और पर्टिकुलरली अगर ऑटोमोटिव फील्ड में देखा जाए तो हमारे को वैसे ही काफी अच्छी महारत हासिल है। तो मैं समझता हूं इसको हम हर तरीके से जो वहां पर डायनामिक्स हो रहा है अमेरिका में इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और जो इसका ग्लोबल रेपरकशंस हैं, उन सभी को देखते हुए हम इसका अच्छा फायदा उठाने का
प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल सर, और अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने जी। शो में जुड़ने के लिए और अपने तमाम जो राय है वो रखने के लिए। मैं पूजा जी आपके पास आना चाहूँगा। जो बात अशोक सर कह रहे थे कि हमारे लिए अवसर है, रौनक भी बोल रहे हैं, इन सब के बीच पे आपको लगता है कि शायद ये स्थितियाँ, चूंकि फर्स्ट राउंड ऑफ जो ट्रंप का एग्रेशन था खासतौर पे टैरिफ्स को लेके, वो तो पूरी दुनिया ने झेला, भारत भी उससे अछूता नहीं था, और नेगोशिएटिंग टेबल पे शायद इस तरह के टकराव ट्रंप और मस्क के या कुछ और स्थितियां अगर आती हैं तो वो भारत को नेगोशिएटिंग टेबल पे थोड़ा और चांस देगा। दे सकता है, लेकिन मैं इस वक्त ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड आर्गुमेंट से थोड़ा परहेज करना चाहूंगी, क्योंकि हमें ये याद रखने की जरूरत है कि ट्रंप की इस टाइम पे इंडिया से मांग प्रोडक्शन बेस की उतनी नहीं है। वो यहाँ अपनी गाड़ियां बेचना चाहते हैं क्योंकि इंडिया की वो मार्केट को टैप करना चाहते हैं, और इंडिया ने ये कंडीशन दी है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इंपोर्ट ड्यूटी कम करें ताकि आप अपनी गाड़ियां यहाँ बेच सकें, तो आपको यहाँ गाड़ियां बनानी भी पड़ेंगी। और अभी तक ट्रंप ने कोई ऐसा इंटरेस्ट दिखाया नहीं है। आपको याद होगा इलेक्शन के कुछ समय पहले उन्होंने पहले अनाउंस किया था कि वो इंडिया आएंगे, और फिर वो इंडिया आए नहीं, दिखाई दिए चाइना के अंदर। तो एज ऑफ टुडे इंडिया और चाइना के बीच में जो कम्पिटिटिवनेस ऑफ प्रोडक्शन है उसमें बहुत अंतर है। इंडिया को बहुत काम करने की जरूरत है उस अंतर को कम करने के लिए। तब जो है China+1, अभी तो सारा वियतनाम के पास ही जा रहा है, तब वो China+1 इंडिया फायदा उठा पाएगा। और जो टैरिफ्स लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे ये China+1 अपॉर्चुनिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप आप देख रहे हैं हर रोज अपना डिसीजन बदल रहे हैं। आज की डेट में उन्होंने 50% टैरिफ इंडिया और सभी स्टील और एल्यूमिनियम पे लगा रखे हैं, जो कि हमारी स्टील एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करता है। वो कल क्या कर दें क्या ना करें, कौन सी बड़ी अमेरिकन कंपनी, एलन मस्क की कंपनी इंक्लूडेड, क्या वो इंडिया में इन कंडीशंस के अंदर कुछ बड़े बिजनेस डिसीजन लेना चाहेंगे? क्या इंडिया इस बेसिस पे नेगोशिएट कर सकता है ट्रंप के साथ? वो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं, और जो वो कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो उनकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, उससे यूएस इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी और जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी कम होती है, इतनी डिमिनिश होती है कि मैं इस समय अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं इस समय ये सोचती हूँ कि हमें थोड़ा देख देख के चलना चाहिए, क्या हम ट्रंप के साथ डील कर सकते हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो डील साइन कर भी रहे हैं, जैसे उन्होंने यूके के साथ किया है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, उसको कांग्रेस का अप्रूवल रैटिफिकेशन नहीं है, तो ये कभी भी बदला जा सकता है। तो इस समय हमको पॉजिटिव रहने की जरूरत तो है, पर हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, मुझे नहीं लगता वो कंडीशंस ट्रंप जैसे यूएस प्रेसिडेंट के साथ हम रख सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से मैं बार बार जिस अहम बात को पिन पॉइंट कर रहा हूं कि ट्रंप, जाहिर सी बात है, इस पूरी स्थिति में यह भी देखेंगे कि आखिर दुनिया का रिएक्शन क्या है, दुनिया आखिर झुकाव, उसका रुझान किस तरह है। खासतौर पे भारत और चीन का जो स्टांस होगा वो बहुत मायने रखता होगा। चलिए रौनक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें बताइए कि जो इस तरह के मतलब टेक्नोलॉजी जायंट्स या कारोबारियों के साथ जब राजनेताओं के टकराव होते हैं, जाहिर सी बात है ऐसे उदाहरण बहुत सारे हैं, उसमें हमने अपने देश में भी देखा है, पूरी दुनिया में इस तरह के उदाहरण हैं। ये इस तरह के टकराव क्या एक मौका भी देते हैं कि शायद इकोसिस्टम में जो कारोबारी निर्भरता है या पूरी तरह से कॉरपोरेट्स हों या ऐसे बिजनेस टाइकून्स हों जिनकी फंडिंग या जिनके सहारे सरकार बहुत हद तक चुनाव लड़ती है, उसमें एक रीइन्वेंशन खोजा जाए? नहीं, डेफिनेटली। और इसको मैं इस तरीके से देखूंगा। फॉर एग्जांपल, जब मस्क और ट्रम्प के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस थे, तभी यूएस मार्केट में ईवी फॉर एन आउटसाइड कंट्री टू सेल वाज क्वाइट डिफिकल्ट। वो काफी मुश्किल काम था। प्लस जब चाइना के साथ भी रिलेशंस ठीक ठाक थे, तभी भी चाइनीज इंपोर्ट्स इनटू द यूएस वर चीपर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। पर अभी कैसा हुआ है कि यूएस मार्केट
प्रिटी मच एक वाइट स्पेस क्रिएट कर रहा है फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि जो लोकल उनका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो कंपेटिटिव नहीं है। जो चाइनीज इंपोर्ट्स इनटू द यूएस हैं उसके तरफ टैरिफ्स और ट्रम्प का जो डिसीजन है वह हम सभी को पता ही है। तो ये एक वाइट स्पेस क्रिएट करता है फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू लुक एट द यूएस मार्केट विद अ रिन्यूड विजन। और उस तरीके से अगर हम इसे देखा जाए तो इट ऑल्सो क्रिएट्स इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी टू वर्क क्लोजली विद हमारे जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ क्लोजली काम करके ये सवाल पूछना कि अगर आपको यूएस मार्केट कैप्चर करना है और आपको अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करना है तो आपको किस प्रकार की सहायता की जरूरत है। तो जब भी ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स में ऐसे तनाव देखे जाते हैं, इसका ये हमें देखना चाहिए कि इसको हम इंडियन गवर्नमेंट, हमारे मैन्युफैक्चरर्स, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ काम करके इन तनावों का बेनिफिट कैसे लिया जाए और इस वाइट स्पेस को कैसे टैप किया जाए। बहुत अहम बात आपने कही। और पूजा, मैं एक आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं, और ये सवाल इसलिए भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक नैरेटिव ये भी है कि मस्क जो है वो अगर राजनीति में आते हैं, वो लीडरशिप की लड़ाई या बाकी चीज़ों में कूदते हैं, फिर स्थितियां क्या होंगी? क्या उनके फेवर में चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, और क्या ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि अभी शायद उनके लिए ये बड़ी दूर की बात है? वो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि वो और डोनाल्ड ट्रंप अपने डिफरेंसेस के कुछ समझौता ढूंढेंगे, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे दोनों जो हैं, आपने जैसे पहले कहा, एक वॉर ऑफ वर्ड्स में लगे हुए हैं एक दूसरे पे प्रेशर डालने के लिए। लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करना काफी बड़ा डिसीजन रहेगा। इस वक्त तो ऐसे नहीं लग रहा है, हो सकता है बाद में हो, लेकिन इस वक्त ऐसे नहीं लग रहा है कि वो शायद पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे। चलिए, मेरे पास थोड़ा समय है, मैं रौनक एक आखिरी सवाल के साथ, हमारे पूरे इकोसिस्टम को बड़े करीब से आप देख रहे हैं, इस पूरे इकोसिस्टम में हमारी मजबूती क्या है और कहाँ आपको लगता है सुधार की आवश्यकता है, कम से कम इस तरह की जो स्थितियां हैं? कुछ तो आपने इंसाइट्स दिए ही, इसके अलावा आपको लगता है कि जहां पर काम करने की बहुत आवश्यकता है? जी, मैं कहूँगा कि हमारा जो competitiveness है वो बहुत easily recognized है। हम एक low cost manufacturing but not low quality, low cost manufacturing destination पूरी दुनिया के लिए हो सकते हैं। और उससे लेके काफ़ी ऑटो कंपोनेंट कहिए, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स कहिए, इन क्षेत्रों में अभी हमारी competitiveness बढ़ती जा रही है। जो भी इन्वेस्टमेंट हमें इस देश में आई थी फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट्स, उसके वजह से एक डोमेस्टिक इकोसिस्टम धीरे धीरे पनपती हुई दिख रही है हमें। उस इकोसिस्टम में अगर हम फर्दर इन्वेस्ट करें और उसको स्लोली हम अगर ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट की तरफ भी अगर मूव करें, तो ये जो वाइट स्पेस जो मैं इसके पहले कह रहा था, जो यूएस में अभी क्रिएट हो रही है, उसको हम टैप कर पाएंगे। और इसमें जो हमें पहले फोकस करना पड़ेगा वो होगा रेगुलेशन पे। हमें हमारे जियोपॉलिटिक्स को जैसे हम उस पे काम कर रहे हैं, टैरिफ्स पे काम कर रहे हैं, उस पे काम करते करते हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल इनपुट्स जो हैं हमारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उन रॉ मटेरियल इनपुट्स की का कॉस्ट हम कैसे कम करें। और जैसे जैसे उस कॉस्ट को हम कम करते जाएंगे, वैसे हमारी कंपेटिटिवनेस इन ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ती जाएगी। सो ऑल फोकस शुड बी ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट फॉर आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। बहुत ही अच्छी चर्चा रही रौनक, इसके साथ ही पूजा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बातें हमने की, लेकिन शायद हम सभी ये जानते हैं कि ये जो दो हस्तियां हैं, जो दो शख्सियत हैं, इन दोनों में अब अगले घंटे वो क्या करेंगे किसी को नहीं पता। तो वो पैचअप होगा कि तनाव और तकरार और बढ़ेगा, या इसका जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन जाहिर है दोनों बड़े पावर हाउसेस हैं, तो जब दो पावर हाउसेस में किसी तरह की बेचैनी होगी तो वो तो पूरी दुनिया में महसूस होगी। शुक्रिया करेंगे पूजा जी, शुक्रिया करेंगे रौनक, हमसे जुड़ने के लिए। अशोक सर भी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो ये था आज का स्वदेश विशेष। हमने कोशिश की कि इस पूरे मसले को डिकोड करें और बताएं कि आखिर स्थितियां क्या हैं। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।